नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सीआरसीएस के द्वारा जो डिफिशियंसी का कारण दिया जा रहा है वो एक दो नहीं, जितना कारण दिया जा रहा है लमसम सब गलत है। इस मायने में गलत है कि जिस डिफिशियंसी का निस्तारण जमाकर्ता या एजेंट अपने स्तर से नहीं कर सकते हैं, उसमें डिफिशियंसी देने का कोई मतलब ही नहीं है। केवल परेशानी होगी इसमें और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। भले ही आप क्लेम प्रक्रिया को कुछ दिन के लिए प्रोसेसिंग को रोक के, अगर डाटा आपके पास नहीं है तो सहारा से डाटा पहले ले लीजिए, उसके बाद आप प्रोसेस कीजिए। आप प्रोसेस एक बार कर दे रहे हैं कि आपका फॉर्म अपलोड नहीं है मेंबरशिप का, तो फॉर्म अपलोड क्या जमाकर्ता करेगा अपने यहां से? आपको पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए था कि कितने लोगों का फॉर्म अपलोड है या नहीं है। क्या 100% मेंबरशिप स्कैन करके सहारा आपको दिया है? तो तैयारी सबसे पहले जरूरी है सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल में। ऐसे ही क्लेम को प्रोसेस करके और डिफिशियंसी दिखा के अपना औपचारिकता पूरा नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए इसका विरोध जरूरी है और रोज रोज वीडियो बना के हम इसका विरोध तब तक करेंगे कि सारे डिफिशियंसी का रीजन खत्म नहीं कर दिया जाता है। अगर आप मेंबरशिप नंबर गलत डाले हैं, अकाउंट नंबर गलत डाले हैं, आप रिजेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत। इसके अलावा जो 4-5 क्राइटेरिया अभी आया है कि सिग्नेचर मिसमैच है, तो सिग्नेचर मिसमैच कोई जमाकर्ता जानबूझ के क्यों करेगा? या किसी दूसरे का सिग्नेचर कोई दूसरा अप्लाई करके पैसा के लिए जा रहा है सीआरसीएस के पास, इसका मतलब ये है। तो आप फिजिकली 10 आदमी, 20 आदमी, 100 आदमी को टेस्ट बेसिस पर चेक कर लीजिए कि जो क्लेम आया है वो रियल है या फेक है या गलत आदमी कर दिया। 100 में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ना कि 100 में 90 लोग ठीक था, 10% लोग गलत अप्लाई किया। तो ये चीज आप रखिएगा कि सिग्नेचर मिलाना जरूरी है। सिग्नेचर मिलाने का कहीं कोई बात ही नहीं है और संभव ही नहीं कि 1 करोड़ लोगों का सिग्नेचर आप मिला लीजिएगा। तो आधार ऑथेंटिकेशन क्यों किया जा रहा है? तो सिस्टम में सुधार की जरूरत है रिफंड पोर्टल वाले में। अब आ जाइए कि एक नया आ गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न दीजिए जिस साल का आपका जमा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना जागरूक रहता तो लोगों का टीडीएस का पैसा सहारा इंडिया नहीं खाई रहती आज तक। और लोगों से पूछने का अधिकार है इनकम टैक्स का कि आप कहां से पैसा लाके सहारा में जमा किए। तो इसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। 1 साल का इनकम वो नहीं था। जिसका भी डिपॉजिट 5 लाख या उससे ज्यादा है, उसको इस बारे में सोचना भी है कि हो सकता है कि इनकम टैक्स पूछ दे कि ये पैसा कहां से लाए। पूछ दे तो उसका जवाब बहुत अच्छे से दिया जा सकता है, इसमें कुछ होना जाना नहीं है। इनकम हुआ नहीं और टैक्स कहां से देंगे? जब आपको इनकम टैक्स लेना ही था उस साल, तो सहारा पे आप क्यों नहीं कार्रवाई किए? जब आपका कन्वर्जन हुआ या री इन्वेस्ट हुआ या जो भी जिस तरह से हुआ, तो उसमें टीडीएस काटी सहारा इंडिया, काट के आपको जमा की, आपको बताई कि हम इतना इंटरेस्ट दिए। जब सहारा इंडिया इंटरेस्ट का रिपोर्टिंग आपके पास नहीं की, तो पार्टी का इनकम किस तरह से हुआ? नहीं हुआ। आप बोलिएगा कि फ्रेश डिपॉजिट है, हम नहीं जानते हैं कि कन्वर्जन हुआ। तो फ्रेश डिपॉजिट भी है तो 5 लाख तक के इनकम पे आईटीआर लोग नहीं भर सकते हैं अगर उनको लोन नहीं लेना हो, कोई रिफंड नहीं हो। मैंडेटरी नहीं है कि आपको भरना ही है। तो जिनका भी 5 लाख तक है उनको इनकम टैक्स का तो कुछ सोचना भी नहीं है। पहला नंबर इंटरेस्ट, इनकम, प्रिंसिपल नहीं। तो इसीलिए लोग घबरा गए थे कि इनकम टैक्स का जवाब देना पड़े। हाँ, जिनका 5 लाख से ज्यादा है उनसे अगर नोटिस भी आता है तो उसका जवाब दिया जा सकता है। ये 1 साल का इनकम नहीं है। नंबर 1, 2.5 लाख बेसिक स्लैब बहुत साल से, 4-5 साल से चला आ रहा है। तो 2.5 लाख आप कमा करके आप 20 लाख 30 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। आपके परिवार में अगर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी का इनकम है। हम अपने परिवार के इनकम को जमा किए हैं वहां पे। तो बहुत सारा ऐसा टेक्निकल जवाब है जिसको दिया जा सकता है। घबराने वाले, पहले पैसा तो मिले। मूलधन डूब रहा है और इंटरेस्ट पर इनकम के लिए इनकम टैक्स नोटिस करेगी, तो ये कहीं से चलेबुल नहीं है। इस सारा प्रक्रिया को रोकना होगा, क्योंकि सहारा इंडिया का ये पैसा नहीं है, ये पैसा जमाकर्ता का है। चाहे वो जज साहब को सैलरी मिले, चाहे एडवोकेट साहब को सैलरी मिले, चाहे सीआरसी रिफंड पोर्टल में जो भी खर्चा हुआ ना, उसमें सहारा का 1 रुपया लगा है ना सरकार का लगा है। पैसा किसका लगा है? पब्लिक का।
पब्लिक के पैसा से ही सारा प्रोसेस ये चल रहा है, और सबसे ज्यादा तकलीफ पब्लिक को ही हो रही है कि ये पेपर लाइए, वो पेपर लाइए, पैसा हमारा ही और हम ही को लेने में आप सारा क्राइटेरिया उसमें लगा दीजिए। जो जांच करने वाले महानुभाव बैठे हैं वो बताएं कि मल्टीपल मेंबरशिप लोगों ने लिया है कि सहारा ने दिया है। तो क्वेश्चन तो सहारा से होना चाहिए कि तुम ये फर्जीवाड़ा कैसे किए कि एक आदमी का 10 मेंबरशिप बना दिए। तो क्वेश्चन सबसे पहले प्रक्रिया रोक के आप पूछिए कि एक आदमी का 10 मेंबरशिप है कि नहीं है। अगर है तो ये किस तरह से हो गया, इसके सुधार के लिए सहारा क्या कर रही है, क्या सब मेंबरशिप को मिला के एक मेंबरशिप जारी करेगी सहारा। सहारा इंडिया के ब्रांच से आप संपर्क कीजिए, ऐसा आप लिख दे रहे हैं सीआरसीएस के तरफ से। कितना ब्रांच खुला है आपने पता किया? नहीं किया। कहां लोग जाएंगे? जोनल ऑफिस, बहुत जगह जोनल ऑफिस भी बंद होगा जो स्थिति है। लोग ऑफिस में, सहारा के स्टाफ भी बैठने की स्थिति नहीं है, पिटाने के लिए लोग ऑफिस में बैठेगा सहारा के। तो इसीलिए ये वीडियो हमको बनाना जरूरी हो गया था कि जितना क्राइटेरिया है लमसम सिग्नेचर, नेम मिसमैच अगर कर रहा है आपका आधार से, बॉन्ड से या चाहे सहारा के डाटा में, तो ये किसका गलती है? किस केवाईसी के बेसिस पर सहारा ने डिपॉजिट लिया था? जब सब उसके जेन्युइन जमा करता थे तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी वोटर आईडी कार्ड, जो भी प्रूफ लगता था, तो वो तो प्रूफ होगा सहारा के पास। और बॉन्ड जो छपा है वो सहारा के सॉफ्टवेयर से छपा है। कुछ में आ रहा है कि बॉन्ड का डाटा और सहारा ने जो डाटा दिया है वो मैच नहीं कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब डुप्लीकेट बॉन्ड है। अगर सहारा के सॉफ्टवेयर से बॉन्ड प्रिंट हुआ तो जो बॉन्ड पे प्रिंट हो गया वो कभी भी नहीं बदल सकता है सहारा के रिकॉर्ड में, अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करती है सहारा। तो जो बॉन्ड पर प्रिंट हो गया सॉफ्टवेयर में वही रहेगा। आज निकाल लीजिए चाहे 10 साल बाद निकाल लीजिए। हाँ, अगर आप डालने में कुछ गड़बड़ी कर दिए हैं तो वहां पे दे सकती है सीआरसीएस कि आपका डिफर कर रहा है जो आपने डाटा प्रोवाइड किया है और सीआरसी के पास। लेकिन अगर बॉन्ड में जो छपा है वो सहारा के डाटा से नहीं मैच कर रहा है तो ये तो फर्जीवाड़ा है कि आप डुप्लीकेट बॉन्ड से ले रहे हैं। तो उस पार्टी का एड्रेस है, आपके पास लोकेशन है, वहां पे विजिट कीजिए कि कैसे ये बॉन्ड आपके पास डुप्लीकेट कौन दिया। उसी तरह से सिग्नेचर वाले मामले में भी आप विजिट कीजिए फिजिकली कि जो आदमी का सिग्नेचर नहीं मैच कर रहा है उसका समाधान क्या होगा। वहां जाके चेक कीजिए कि ये डुप्लीकेट आदमी तो नहीं है या किसी और का बॉन्ड तो अप्लाई नहीं किया जाए। अगर ऐसा है तो वो डिक्लेयर किया है कि मेरे अगेंस्ट में आप जा सकते हैं या कार्रवाई किया जा सकता है, तो एफआईआर करिए उस पे कि आपने गलत बॉन्ड अप्लाई किया पैसा लेने के लिए। ये 4-5 पॉइंट हटना ही है, आज हट जाए या 10 दिन बाद हट जाए, इसीलिए इसका विरोध डेली होगा। और इसको शेयर कीजिए आप लोग, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका भी हम समर्थन कर रहे हैं कि आंदोलन कीजिए और इसमें 4-5 पॉइंट उठाइए कि मल्टीपल बॉन्ड अगर है, मल्टीपल मेंबरशिप है तो वो कैसे निस्तारण होगा, उसका क्यों कारण जा रहा है पब्लिक के पास, सिग्नेचर क्यों देखा जा रहा है जब सिग्नेचर का कहीं बात नहीं है, आधार ऑथेंटिकेशन है, नेम में डिफरेंस है लोगों का, पैन में, आधार में या सहारा के डाटा में रहेगा, लेकिन वो जेन्युइन है कि नहीं है ये आप चेक करा लीजिए। उसका समाधान चारों का बताइए ना क्या करें। इनकम टैक्स का है कि कब कमा के आप जमा किए, वो सेकेंडरी है, पहले पैसा अकाउंट में आए तब इनकम टैक्स तो खुद पैन कार्ड ले रही है। इस साल आप टीडीएस डिडक्ट कर लीजिएगा 10%, वो आदमी रिफंड रिटर्न भरेगा तो उसका रिफंड होगा, नहीं होगा तो नोटिस भेजिएगा। पहले पैसा तो आए, पैसा आने का बात है 10,000, इनकम टैक्स पहले खड़ा हो गया कि हमको इनकम टैक्स दे दीजिए आप। तो ये 4-5 पॉइंट में कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग घबराएं नहीं। पोर्टल पे क्लेम तो करते ही रहना है, लेकिन इसमें सुधार की जो जरूरत है इसके लिए आवाज भी उठाते रहना है, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी नहीं, परेशानी ये खत्म ही नहीं होने वाली है। फिर जैसा रहेगा हम आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। इनकम टैक्स वाले से घबराएं, इस पे विस्तृत आप लोग को हम जानकारी देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।